A very good morning, students. Today we are going to discuss about the 7 fundamental units of SI and their definitions. In the previous video we have discussed about the fundamental units and 2 supplementary units. Now in this section we are going to discuss about the definitions, how to define these SI units. So let's proceed. फर्स्ट इज द मीटर. हाउ वी विल डिफाइन द मीटर. एक मीटर हम कैसे डिफाइन करेंगे. सो सी हियर 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट. 1 मीटर लेंथ क्या है. अ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट in a vacuum during this time interval of 1/2999248 of the second. इस तरीके से हमने 1 मीटर को डिफाइन किया. सी हियर हम लोगों को पता है द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी. और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, बट एक्चुअल में ये नंबर ये नहीं होता है. ये नंबर होता है 299,792,458. इस नंबर की इक्वलेंट होती है. इसको हम जस्ट अप्रोक्सीमेशंस में 3 × 10⁸ लिखते हैं. तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट. ठीक है, क्या है ये डिस्टेंस. 1 सेकेंड के अंदर ये लाइट जो है इतना मीटर डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर जाती है. तो 1 मीटर को हमने कैसे डिफाइन किया फिर. द 1 मीटर इज डिफाइंड एज 1 अपॉन, ये सारा नंबर इस तरफ ले जाओ, 279,79458. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वलेंट टू व्हाट 1 मीटर. तो 1 मीटर को हमने किस तरीके से डिफाइन किया इससे, यानी कि 1 सेकेंड का इतना फ्रैक्शनल जो होगा दैट विल बी इक्वलेंट टू द 1 मीटर. तो हमने 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट का यूज किया. क्लियर होगी बात ये. ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड डेफिनेशन जो हमारे पास आती है अब, दैट इज व्हाट, दैट इज द किलोग्राम. क्या है किलोग्राम. अब किलोग्राम को हम कैसे डिफाइन करते हैं. देखो, किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए ऐसी कोई भी स्पेसिफिक यूनिट अभी तक हमारे पास नहीं बनी है. तो इसके लिए कैसे डिफाइन किया 1 किलोग्राम को हमने. द 1 किलोग्राम इज द इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम. एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम बनाया गया किसके कॉम्बिनेशन से, प्लैटिनम और इरेडियम के कॉम्बिनेशन से. केप्ट इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड द मेजरमेंट इन द पेरिस में इसको रखा गया हुआ है. ठीक है, क्या मतलब है, हमने एक प्लैटिनम और इरेडियम का एक सिलेंडर बनाया, कुछ इस तरीके का सिलेंडर बनाया. ठीक है, जिसका डायमीटर और हाइट जो थी वो दोनों इक्वल थी. ठीक है, ये डायमीटर है और ये हाइट, यानी कि डायमीटर एंड द हाइट्स आर इक्वल ऑफ दिस सिलेंडर एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हाट प्लैटिनम. किसका है, प्लैटिनम प्लस ऑफ इरेडियम. इन दोनों का ये सिंबल है. ठीक, कॉम्बिनेशन है, सॉरी. तो इन दोनों के कंबाइन करके हमने ये एक मटेरियल तैयार किया है, एक सिलेंडर बनाया है. तो इट इज द स्टैंडर्डाइज्ड इक्वलेंट टू द 1 kg. किसके इक्वलेंट बनाया हमने इसको, 1 kg के इक्वलेंट रखा. यानी कि हमारे पास जितने भी 1 kg के स्टोन जो हैं वो यहीं से सर्टिफाइड होकर के आते हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द किलोग्राम. तो किलोग्राम की ऐसी कोई भी अभी तक एटॉमिक लेवल में हमारे पास यूनिट नहीं है, बट नियर बाय फ्यूचर आप देखोगे कि किलोग्राम को भी हम एटॉमिक लेवल में डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो द नेक्स्ट आती है हमारे पास सेकंड. 1 सेकंड कैसे हमने डिफाइन किया. द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस सिंबल नंबर 91926317770 period of the radiation corresponding to the transition between the hyperfine level of the ground state to the cesium of the 133 atom. क्या मतलब हुआ, अगर हम cesium 133 एटम को अगर हम लेते हैं, ठीक है, 133 एटम्स को लिया, इसमें हमने देखा ट्रांजिशंस क्या होती हैं, हाइपरफाइन लेवल्स के थ्रू. अगर एक एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जंप करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा
ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी एक पर्टिकुलर रेडिएशन से रेडिएट एमिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल को चेक करते हैं कि भाई एक जो सेकंड के अंदर जो वाइब्रेशंस करेगा ये, ठीक है। वाइब्रेशंस मीन्स सी हियर, वाइब्रेशंस क्या होती हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशंस एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशन एग्जीक्यूट करेगा, तो जब ये वाइब्रेशन जो है टोटल इस नंबर के बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तब हम बोलेंगे देर इज अ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 9192631770, इतनी वाइब्रेशन के इक्वलेंट होगा ये, ठीक है। तो 1 सेकेंड जो है इसके बराबर आते हैं हमारे पास वैल्यू। तो 1 सेकेंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इतनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जब प्रोड्यूस करेगा सीजियम 133 एटम, दैट विल बी इक्वलेंट टू द 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम एटॉमिक लेवल में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक लेवल में ये मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग दिस 1 सेकेंड इन द एटॉमिक लेवल। यहाँ तक क्लियर होगी बात सभी को। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्पियर को कैसे डिफाइन किया भाई। तो एम्पियर इज द 1 एम्पियर इज दैट constant current which maintained in the two straight parallel conductor infinite length, negligible cross section area, placed 1 meter apart in the vacuum, would produce between these conductor the force equal to this one। क्या मतलब हुआ, सी हियर, अगर हम दो पैरेलल कंडक्टर लेते हैं, ये मेरे पास दो पैरेलल कंडक्टर है, ठीक है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा नेग्लिजिबल है, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो हम कब बोलेंगे कि इन दोनों कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देन जब हम इन दोनों कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस रखेंगे वो किसके इक्वलेंट रखेंगे, 1 मीटर के इक्वलेंट। और ये दो कंडक्टर जब सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये फोर्स का अमाउंट कितना होना चाहिए, दैट इज एफ इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। इतना अगर इस फोर्स का अमाउंट होगा इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, और दोनों के बीच की सेपरेशन 1 मीटर होगी, तब हम बोलेंगे कि भाई इस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो ये है हमारे पास एम्पियर की डेफिनेशन। इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज नेक्स्ट है हमारे पास सो कैल्विन। एक कैल्विन को कैसे डिफाइन किया गया, तो कैल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ द 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल स्केल ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें हम सब्सटेंस की तीनों फेसेस को एक साथ देखते हैं, जैसे लिक्विड हो गया, ठीक है, सॉलिड और गैस, ये तीनों फेसेस हमें एक साथ नजर आते हैं, ठीक है। उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रिपल पॉइंट। मान लो ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट को शो कर रहा है और ये गैसेस स्टेट को शो कर रहा है। तो जब ये तीनों स्टेट एक साथ एक पॉइंट पर हमें मिलती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो वाटर के ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा तो वो कितना है, ये, ठीक है। तो इसको जब हम 1 डिवाइड कर देंगे 1/273 फ्रैक्शन के साथ, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1/273.16 के साथ डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी इक्वलेंट टू द 1 कैल्विन। किसके इक्वलेंट होगा ये, 1 कैल्विन के इक्वलेंट माना जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिर, नेक्स्ट आया हमारे पास अब कैंडेला। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻24 हर्ट्ज। मान लो एक सोर्स ऑफ लाइट है मेरे पास, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो जब इससे जो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, इन दिस फॉर्म, ये एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो जब इस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपको पता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड,
फ्रीक्वेंसी जो है कितनी होनी चाहिए, 540 के 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्स के इक्वलेंट होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी बाहर निकल रही है इस रेडिएशंस के थ्रू, इसके इक्वलेंट होगी दैट हैज द रेडिएंट द इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द 1/168 वॉट पर रेडियन। रेडियन जो होता है एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशन स्पेस का एंगल होता है। मान लो ये मेरे पास एक स्फीयर है, तो ये स्फीयर का एक ऊपर सा पार्ट है, तो इस पार्ट को मैं जब इस 1/683 वॉट सेकेंड से डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट वैल्यू गिव मी द कैंडेला। किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, वो 1 कैंडेला के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास आता है मोल। भाई मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मोल ऑफ द सब्सटेंस of the system which contain the many elementary entities as there as the atom in 0.2 कार्बन। मैंने एक कार्बन सैंपल लिया भाई, कौन सा, कार्बन 12 सैंपल लिया, तो इस कार्बन 12 सैंपल में 12 ग्राम, ठीक है, कितना, 12 ग्राम कार्बन सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं नंबर्स को हमने किससे डिफाइन किया, मोल से डिफाइन किया। और ये यूजुअली हमें पता है किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर हमने पढ़ा हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, 6.623 इंटू 10⁻23। तो इसके इक्विवेलेंट ये एंटाइटिटीज होती है, यानी कि 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू द 6.62 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल। फिर आ जाता है हमारे पास प्लेन एंगल। प्लेन एंगल यूजुअली देखो क्या होता है, मान लो अगर मेरे पास कोई एक 2 डायमेंशन प्लेन है, ठीक है, ये 1 डायमेंशन प्लेन मान लो, ये 2 डायमेंशन प्लेन मान लो, तो इसके दो एक्सट्रीम एजेस से अगर मैं एंगल नोट करता हूँ, तो एंगल नोट कैसे करूँगा, यहाँ से मैं एक आर्क लगा देता हूँ किसी भी रेडियस की, तो ये जो आर्क बन रही है इस पर्टिकुलर रेडियस आर्क की, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बना रहा है ये। या तो फिर अगर हम सर्कल में देखते हैं, ये इसका एक पर्टिकुलर रेडियस है आर, मान लो कोई पार्टिकल ए पॉइंट से चलता हुआ बी पॉइंट में पहुंच रहा है, कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा, थीटा एंगल डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और इसकी यूनिट जो होते हैं क्या होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेडियन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेडियन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसका फार्मूला। फार्मूला किसके कैसे लिखते हैं हम इसका, देखो, सो वी कैन राइट द फार्मूला ऑफ दिस, दैट इज डी थीटा। डी थीटा मतलब एंगल कितना है, तो एंगल इज इक्वल टू व्हाट, डी एस। डी एस इज द आर्क, ये आर्क बना रहा है, आर्क ऑफ द सर्कल अपॉन रेडियस। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला विच वी यूज इन द नेक्स्ट इनकमिंग आर्टिकल्स। इज दैट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज द सॉलिड एंगल। अभी हमने देखा भाई कि अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो लाइन क्या बना रही है, कि एंगल बना रही थी, तो उस लाइन का हम बड़ी इजी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो अगर ये लाइन ना हो करके मेरे पास कोई 3 डायमेंशनल प्लेन है और ये हमारे आंखों में कितना एंगल सस्टेंड कर रहा है भाई, ये और ये। ठीक है, तो ये कैसे एंगल, हम इसको तो दो एंगल्स के बीच में तो बना नहीं सकते, अब ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो प्लेन एंगल तो सिर्फ दो लाइंस के बीच के एंगल को बताता है, तो ये तो एक तरह का 3 डायमेंशन स्पेस है। ठीक है, तो इस 3 डायमेंशन स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल से। तो सॉलिड एंगल कैसे लिया जाता है, एक स्फीयर हम इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं, 3 डायमेंशन स्पेस, क्योंकि ये 3 डायमेंशन स्पेस ही है। ठीक है, तो ये स्फीयर हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, तो इसके अंदर ये एरिया बनता है। तो ये जो एरिया होगा हमारे पास, ये जो 3 डायमेंशन एरिया होगा, ये जो एंगल सस्टेंड करेगा विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल हमारे पास क्या बन गया, अब ये देखो, द सॉलिड एंगल डी थीटा इज द रेशियो ऑफ द
इंटरसेप्ट एरिया डी ए ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, देखो कैसा है, 3 डायमेंशन सरफेस लिए स्फेरिकल, डिस्क्राइब एज द पैक्सो एट द सेंटर, द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर एंड ऐसा यूनिट इज स्टेडियन। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या बनता है, ये देखो, ये मेरे पास एक सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल डी ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है मेरे पास क्या, 3 डायमेंशन स्पेस है ये, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये, तो ये आता है हमारे पास डी ओम डी ए अपॉन आर, यानी पर्टिकुलर एरिया कितना बन रहा है इसका, क्योंकि स्फीयर ले रहे तो स्फीयर में एरिया आता है, तो अपॉन आर स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि भाई हम लोगों ने पता है कि एंगल जो होता है कि यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे अगर मैं डी ए अपॉन ए ले लेता, आर ले लेता हूँ, तो ये इसके अकॉर्डिंगली तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएंगी, क्योंकि एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट हुए मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो मीटर बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको हमें यूनिट लेस बनाना है, क्योंकि एंगल जो होते हैं यूनिट लेस होते हैं, ठीक है। तो यूनिट लेस कैसे बनाएंगे इसको, तो डी ए को हम डिवाइड कर देंगे आर स्क्वायर से, तो देखो स्क्वायर जब बनेगा तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट लेस बन जाएगा, ठीक है। so this one is all about the units of the SI system. Thank you all.